सो वंस अगेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन एक छोटी से मेडिटेशन से। सिंस वी ऑल कम फ्रॉम सम और अदर वर्क, कुछ ना कुछ काम करते हुए हम सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम सबके पास वो पहले की हेल्ड अप एनर्जी होती है। सो जस्ट टू रिलीज दैट एनर्जी एंड सिंक इन completely with the energy of this class, we will do a small meditation. A small, I'll be guiding everyone, and all of you can just follow my instructions. So people who are wearing specs can open their specs. सबसे पहले हम लेंगे 3 deep breaths. We'll take a deep breath, hold in for 3 to 5 seconds, and we will exhale. Yes. So उसके पहले हम करेंगे एक छोटा सा ओपनिंग इन्वोकेशन. Let us fold our hands in prayer pose. O Divine Father, Divine Mother, all the holy gurus, all the devas, all the Kul Devis and Kul Devtas, all the Ishta Devis and Ishta Devtas, all the holy angels, all the angels of technology, all the angels of all the occult sciences, angels of astrology, angels of numerology, our guardian angels, angels present in this room and in the room of respective participants. We all hereby invoke for your priceless blessings, help, healing, and protection, and for the smooth running of the session. We all hereby thank you in full faith. Thank you, thank you, thank you. Since we have invoked our angels, अब हम लेंगे 3 deep breaths. With each breath, we will inhale all the positivity around us. We'll hold our breath for 5 seconds, and we will exhale all the negative thoughts going on in our mind. At least we will try to exhale. So the first breath, inhale. The first exhale, पहले एक्सेल के साथ हमें फील हुआ कि हम थोड़े से रिलैक्स्ड हो गए हैं, हमारे कंधे थोड़े से इजी हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि हाँ, अब हम क्लास में आ गए हैं, चलो जो भी काम है हम बाद में कर लें. सो वी विल टेक द सेकेंड ब्रेथ. अगेन इनहेल. वी आर फीलिंग बेटर. शोल्डर्स ड्रॉप्ड. सारी चिंताएं भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही है. कोई थॉट अगर माइंड में आ रहा है, बिल्कुल उससे कह दीजिए, अभी मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हूँ, 90 मिनट्स के लिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा. एंड देखिए, वो थॉट फिर आपको नेक्स्ट 90 मिनट्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा. यस. अब हम लेंगे द लास्ट एंड द डीपेस्ट ब्रेथ. एंड उसके साथ ही साथ हम अभी इस समय के लिए सारी नेगेटिविटी को सांसों के द्वारा बाहर छोड़ देंगे. इनहेल. हम रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गए हैं. हमारी सारी चिंताएं हमने साइड रख दी है. हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल शांत हो गए हैं. हम करेंगे एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन. हम इमेजिन करेंगे हम अपनी सबसे फेवरेट जगह पे घूमने गए. वो जगह कुछ भी हो सकती है. कोई आपका ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ आप पहले गए हो या जाना चाहते हो, या कोई एक ऐसी जगह जो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में है. ऐसी कोई जगह जहाँ आप बचपन में गए थे, या अब गए हो, या आपके विजन बोर्ड पे आपने उस जगह को देखा है. हम इस जगह पे चले गए हैं. बहुत अच्छी सुंदर सी जगह है. हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं. खुल के हम वहां पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं. कभी हम तितलियों के पीछे भाग रहे हैं, तो कभी हम वहां की बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं. इसी तरह से एंजॉय करते करते, खेलते कूदते हम थोड़ा आगे जा रहे हैं.
हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर पानी का झरना हमें दिखाई पड़ रहा है। हम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उस झरने में नहाने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए हम उस झरने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं वैसे वैसे हमें प्रतीत हो रहा है कि वो झरने का स्वरूप बदल रहा है। हमारे साथ जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना। हम जिस गोल के पीछे भागते रहते हैं, जब जैसे जैसे हम उसके पास जाने लग जाते हैं, वो गोल अचीवमेंट के तो समय आ जाता है, तभी हमें फील होता है क्या ये वही गोल है जिसे हम पाना चाहते थे। उसका स्वरूप बदल जाता है, उसकी कीमतें बदल जाती है। उसी तरह से जैसे जैसे हम झरने के पास जा रहे हैं उसका स्वरूप बदल रहा है। अभी तक से जो हमें एक बहुत सुंदर पानी का झरना दिख रहा था, धीरे धीरे जैसे हम पास जा रहे हैं तो हमें प्रतीत हो रहे हैं वहां पानी नहीं, वहां मानो एक धुआं धुआं सा है। हम पास गए, बहुत पास बहुत पास। लास्ट में हम उस झरने के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। तब हमें रियलाइज हुआ ना वहां पे पानी था, ना वहां पे धुआं है। वहां पे तो एक बहुत सुंदर दिव्य रोशनी न जाने कहाँ से वहां पे आ रही और बिल्कुल झरने का स्वरूप प्रतीत हो रही थी। तभी हमने एक हल्की सी आवाज सुनी। कोई कह रहा है हमसे, आओ इस दिव्य रोशनी के नीचे खड़े हो जाओ और तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पूरा होता हुआ नजर आएगा। जैसे ही हम उस दिव्य रोशनी के नीचे खड़े हुए, ऐसा प्रतीत हुआ मानो बिल्कुल एक ठंडी सी लहर पूरे शरीर में फैल रही। वो दिव्य रोशनी हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल रही। बिल्कुल फील कीजिए उस दिव्य रोशनी को, उस डिवाइन लाइट को। परम पिता परमेश्वर ने आपको ये उपहार दिया है आज के लिए। बहुत सुंदर डिवाइन लाइट को फील करिए। वो डिवाइन लाइट धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में फैल रही है। क्राउन चक्रा से होते हुए आंखों में, नाक में, मुंह के अंदर, गले से होते हुए आपके शोल्डर्स में, जिसमें अभी तक से बहुत दर्द हो रहा था। सुबह से काम करते करते आपके कंधे थक गए थे। हाथों में एकदम रिलैक्स्ड, पूरी बॉडी में वो दिव्य रोशनी फैलते हुए आपके पाँव से, आपके पंजों से, उंगलियों से जमीन के अंदर वापस समा जा रही है। इस दिव्य रोशनी में आपको मन हो रहा है मैं इसी में रहूं, बाहर ही ना निकलूं। धीरे से आवाज आती है, छोड़ दो सारी चिंताओं को मेरे पास और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओ और बिल्कुल अपने गोल की तरफ पूरे मन से वापस अचीव करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। बिकॉज यू आर द चोजन वन। God has chosen you to do great things in life, and definitely, yes, you will be able to do that. इस बहुत ही सुंदर भाव, इस बहुत ही सुंदर इंस्पिरेशन के साथ, इस उपहार के साथ हम धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी में वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। इस पूरी एनर्जी को बहुत सुंदर से अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपनी हथेलियां आंखों पे लगाए लगाए धीरे से आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पूरी एनर्जी को अपने अंदर लेते हुए हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के अपनी चेतन अवस्था में वापस आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर अनुभव। इसके लिए हम करेंगे वापस से एक क्लोजिंग इन्वोकेशन। हमने सिंस एंजल्स को बुलाया हमारी मेडिटेशन के लिए, तो हम करेंगे, उनको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है।
Thank you so much, Divine Father, Divine Mother, all the holy gurus, all the devas, all the Kul Devis and Kul Devtas, all the Ishta Devis and Ishta Devtas, all the holy angels, angels of technology, numerology, astrology, all the occult sciences, our guardian angels, angels present in this room and in the room of respective participants. We all hereby thank you for the priceless blessings, health, healing, and protection, and for the smooth running of the session. Thank you so much for being with us today and always. Thank you, thank you, thank you. Yes, so welcome back, everyone. So I think we are prepared for our class today. Yes, ma'am. Yes. So yes, I can see Neha, I can see Geeta ji. Once again, a very, very warm welcome in today's class. So Thank you, before we Dee. start with the class, yes, of course, yeah, we are the chosen ones. जैसा कि हमने कहा, किसी का कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है वाया मेडिटेशन, कुछ रियलाइज हुआ, कुछ दिखा, कुछ समझ में आया, एनी फीलिंग्स? नहीं? ओके. Okay, so we will start with the introduction round. I would want each one of you to introduce yourself so we understand each other better. And उसके बाद की हमारी जर्नी उससे और भी स्मूथ हो जाती because we bond better. So we will start with Shweta. Yes, Okay. Shweta, kindly introduce yourself. Okay. I am into IT from past 25 years, and I always had an inclination towards occult sciences, but I didn't know where to start. Somebody in my family did numerology, so I thought, okay, somebody can teach numerology. So I found some courses, and then fortunately, I got connected to academic Vedic Vidya and Rashmi ma'am. So I like the way she teaches. So I had in mind that I will do the next course with her only. So Neha connected me with her and adjusted my time also. So thank you for that. Thank you so So much. I'm happy to be here. Thank you. Thank you so much, Shweta. Yes, Rohit. Rohit, I don't think you are audible. Can anyone hear Rohit? Rohit, you are not audible for us. You can do something. You can log out and log in, re-log in. By the time you re-log in, I can take up introduction of others. ठीक है ना? Yeah. So Neha, we can have your introduction, please. Radhe Radhe Dee, and hello everyone. I am Neha Puria from Mehsana, Gujarat, and I am been connected with Didi with numerology, and it has helped me very much. And with that, I'm also a freelancer doing online job, and this occult studies all attract me a lot from very beginning, and further looking with astrology, so it will also guide with me. Thank you. Thank you so much, Neha. Thank you. Geeta ji, if you are there, can we have your introduction, please? Yes, yes, I'm here. I'm sorry, Rashmi ji, for not putting my camera on because I'm, as you know, always roaming around the house. Okay. Um, so I am connected to Rashmi ji from past few years now. My occult journey started with Rashmi ji, and she's been a wonderful mentor. Um, I'm a numerologist. I specialize in Vedic numerology and name numerology. And Rashmi ji has always been a mentor. And it's great to start learning astrology with you. I'm really excited and I'm looking forward to this course. Thank you so much, Geeta ji, and thank you everyone for your kind words. We were waiting for Rohit to join. ठीक है, वो join करेंगे तब हम लोग उनका introduction बिल्कुल ले लेंगे. I Yes, think. and I love the meditation. It was very good. I'm sorry when you asked, my niece was continuously talking and I couldn't, reply to you at that time. I'm so sorry about that. Yeah, I can understand. So Khwaish was there, I believe. Yes, yes. That's the younger one. She's always talking. Yeah, yeah. She's like, well, she's very cute. मतलब, Geeta ji, actually, she's from Oman, but she keeps coming to Mumbai because मुंबई में भी उनका अपना एक घर है. तो जब भी वो मुंबई आती थी अनश्योर कि मैं ट्रैवल करूँ मुंबई एंड वी कैन मीट. तो तब मैं उनकी फैमिली से मिली. एंड वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन ऑल्सो. Thank you. या.
So, I don't know what's wrong with Rohit. So, I just wanted to start with the class. Yeah. So, अभी to start with the class, I'll just share my short introduction. I am Rashmi S. Saraf, an astronumerologist, astrologer, and numerologist, consultant, and trainer. And mine is a transformational journey of 5 years from a CMA, practicing CMA, to an astronumerologist. Numbers were always my calling. Because of that, I was in numerology and astrology. I learned because astrology happens to be the mother of all occult sciences. हमारा जितना भी occult है, starting from numerology to palmistry to tarot card reading, प्रश्न शास्त्र, तंत्र मंत्र विद्या भी, everything comes under the single umbrella of astrology. So astrology, आप किसी भी तरह का साइंस सीखो, आपको एस्ट्रोलॉजी सूनर और लेटर यू हैव टू डेल्व इनटू इट, आपको सीखना ही पड़ेगा। आप कम सीखो ज्यादा सीखो, बट एस्ट्रोलॉजी से आपको जो इंसाइट्स मिलते हैं, दे एक्चुअली एड वैल्यू टू योर प्रेडिक्शंस, because astrology actually gives next level of predictions. Numerology, yes, of course, we get good predictions from numerology, and with the constant research in numerology, in Vedic numerology and Loshu grid both, we have come to a prediction rate of 95% accuracy. जब हमने शुरू किया था तब 40% accuracy पे हमने शुरू किया था. So from there to here, we have come to 95% accuracy. But if you want to come to 99.9% accuracy, yes, you have to add the insights of astrology in your predictions, and definitely it helps a lot. So astrology is very vast. मतलब पूरा जीवन भी एक इंसान अगर उसको सीखता है तो भी वो खत्म नहीं होगा. इट इज सो इन डेप्थ एंड सो वास्ट. बट यस, हमें कहीं से तो शुरू करना होता है ना. So we will start from the basic astrology. So I'll just take a moment to share the screen. Yes. बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी. वाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत तरह के, अभी जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में, गाइस जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर वन सिंगल मिनट. सिंस रोहित वाज वेरी कीन ऑन ये एस्ट्रोलॉजी का क्लास, आई जस्ट फाइंड आउट कि व्हाट्स स्टॉपिंग हिम टू ज्वाइन, क्योंकि सिंस ये आज का फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन है, डिडंट वांट हिम टू मिस. I think Rohit joined. ही इज ज्वाइन किया. या आई कैन Uh, सी 5 नाउ. हेलो हाँ रोहित, आर यू देयर? वेटिंग फॉर यू. या मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, यू आर ऑडिबल. हाँ, ओके ओके. सो रोहित, बिफोर वी स्टार्ट, कैन वी हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज? Yes, good evening to all. I am Rohit Verma, a financial planner by profession, and the inclination towards astrology, it's basically, अगर बोले कि होता है ना कि अपने आप को खोजने का चॉइस, अपने आप को खोजना है कि यू वांट टू नो अबाउट हु यू आर, क्या कर रहे हो, व्हाट इज द सोल पर्पस, और इस तरीके से कई सारी चीजों को एक्सप्लोर किया. लाइक प्राणिक हीलिंग सीखा, आर्ट ऑफ लिविंग में गए, विपासना किया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा गूगल और इंटरनेट पे ये सब पढ़ते रहे, अपनी कंसल्टेशंस किया, जो भी किया समझा. तो अब वही है कि एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर में अगर चीजों को समझने का मौका मिले तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. रश्मि मैम को पर्सनली जानते हैं, सो टुक द अपॉर्चुनिटी. मैम ने ऐसे जब हम खोज रहे थे, मैम गेव द अपॉर्चुनिटी ऑफ द कोर्स, तो आई आई जम्प्ड इन. तो मे बी लेट्स सी सोल्यूशन मिल जाए लाइफ के. यस यस, डेफिनेटली यस. आपको, आप जब इंसान खोज में निकलता है ना, तब उसको सॉल्यूशंस जरूर मिलते हैं. इसमें मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता की 2 लाइनें हमेशा यूज करती हूँ. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. सो ओनली व्हेन वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स कि अब मुझे ये चीज करनी है, तो थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली. बट हम सोचेंगे कि हमें कुछ करना ही नहीं, एफर्ट ही नहीं मारने, और उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए, वो नहीं होता है. और जैसे मैंने ग्रुप में भी लिखा था ना, कि मैं बताऊंगी कि किस कौन सा प्लैनेट को हम खराब करते हैं अगर हम एक आदत बना लेते हैं कि हमें कहीं भी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा लेट से जाना. मैं किसी को भी पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये हम सबके साथ ही होता है. इट्स नॉट दैट, प्लीज कोई भी इसको पर्सनली ना ले. तो हम उसके बारे में भी करेंगे बात एट द एंड ऑफ द सेशन. अभी हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हैं. तो एस्ट्रोलॉजी, जैसे हमने बताया, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक से हमें शुरू करते हैं.
बेसिक एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली आप सबने देखी है, तो एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली होती है उसमें हम देखते हैं एक वो इस तरह का एक बॉक्स, इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसमें 12 घर बनाए हुए होते हैं, जिसमें 12 घर बनाए हुए होते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे। ये जो घर है ये 12 घर है, 12 घर है, और हर घर में किसी घर में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके साथ हर घर में कोई नंबर लिखा हुआ होगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि उस घर में सिर्फ नंबर लिखे हुए, कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। जैसे कई बार होता है 1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर में कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है। ठीक है, मैं इसके बाद आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आप एस्ट्रो सेज से आप अपनी कुंडली डाउनलोड करके रख सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। आज की क्लास में हम अपने बारे में बहुत सारी डिस्कवरी कर लेंगे, सेल्फ डिस्कवरी जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं और हर घर आपके लाइफ के किसी एक पार्ट को डिनोट करता है, आपके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो 12 घर आपके बारे में क्या बताते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया, द 12 हाउसेस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हर घर आपके बारे में कुछ बताता है। जो पहला घर होता है उसको हम कहते हैं लग्न, यानी कि असेंडेंट, वो बताता है खुद के बारे में। दूसरा घर जो होता है वो हमारे फाइनेंसेस का होता है। तीसरा घर कुछ और होता है। इस तरह से हम लोग 12 घर के बारे में, हमारा जो लाइफ है वो 12 घरों में घूमता है। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक 12वां घर डेथ का होता है। फर्स्ट हाउस आपके बॉर्न का होता है, तभी तो वो फर्स्ट है ना। फर्स्ट हाउस आपके बर्थ का होता है और 12वां घर आपकी डेथ का होता है। तो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो साइकिल है वो पूरा 12 घरों में सेग्रीगेटेड है। तो ये 12 घर से हमें वो खोज जिसके लिए हम सब निकले हुए हैं, हमें इसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। 12 घर में हमने देखा कि हर घर में एक एक नंबर लिखा हुआ ही रहता है सबके। तो वो जो नंबर होता है ना, जो नंबर लिखा हुआ है, वो जो नंबर होता है वो एक्चुअली होता है आपकी राशि। क्योंकि 12 घर को ही 12 राशि अलॉटेड है। एंड और जहां जहां प्लैनेट्स लिखा हुआ, कहीं राहु लिखा हुआ होगा, कहीं जुपिटर लिखा हुआ होगा, कहीं मर्क्यूरी लिखा होगा, कहीं सन, कहीं मून लिखा हुआ होगा। तो ये हमारे जो प्लैनेट्स है जो हम न्यूमरोलॉजी में भी हमने पढ़ा है। रोहित, बाय एनी चांस आर यू अवेयर ऑफ न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी? नो मैम। नो, कोई बात नहीं। तो तो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि हमारे 9 ग्रह होते हैं। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं वो सब जगह 9 ग्रह होते हैं। कहीं भी आपको 10 घर नहीं मिलेंगे, 10 ग्रह नहीं मिलेंगे, या फिर आपको कहीं भी 8 प्लैनेट्स नहीं मिलेंगे। हर जगह वो 9 प्लैनेट्स ही होते हैं। तो जहां जहां वो प्लैनेट्स लिखे हुए होते हैं तो हमारे 9 प्लैनेट्स भी फिक्स्ड है। सूर्य से लेकर हमारे मार्स तक के 9 प्लैनेट्स हमारे फिक्स्ड है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जैसे हम देखते हैं कि 1 से 9 उसका एक ऑर्डर होता है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो होता है उनका अलग तरीके से उनका ऑर्डर होता है। तो क्या होता है, हमारा जो हाउस है, हमारा जो कुंडली है, 12 ग्रहों से बनी हुई है। 12 घर है, उसमें 9 ग्रह है और 12 राशि। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारी कुंडली है। उसी के अनुसार हम इसमें काम करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज ज्योतिष। ज्योतिष मतलब क्या हो गया? ज्योति प्लस ईश। तो जो ज्योति हमारी क्या होती है? हमारी जो ज्योति होती है वो ईश्वरीय ज्योति की हम बात करते हैं, प्लस ईश, ईश यानी कि ईश्वर। तो जो भी ईश्वर को आप मानते हो, तो उनकी जो ईश, आपकी जो ईश्वर की जो ज्योति है वही आपका ज्योतिष है। उसका जो वेस्टर्नाइज वर्जन है, जिसको हम वेस्टर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसको हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से हम उसको जानने लग गए। अब इसमें भी हमारे पास कई तरह के हॉरोस्कोप होते हैं। नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप, साउथ इंडियन हॉरोस्कोप, ईस्ट इंडियन हॉरोस्कोप। इस तरह के हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली भी हमारी कई प्रकार से बनती है, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशुग्रेट न्यूमरोलॉजी, शार्डियन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियस न्यूमरोलॉजी। उस तरह से कुंडली भी इसमें कई प्रकार से बनती है। तो हम यहाँ पे कौन सी कुंडली फॉलो करते हैं? हम यहाँ पे कुंडली फॉलो करते हैं नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप। अब कोई बोलेगा नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप फॉलो करने का कोई स्पेशल रीजन? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल रीजन नहीं है फॉलो करने का। नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप फॉलो करने का कोई स्पेशल रीजन नहीं है। लेकिन यस,
नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप से हमें, जो हम अपना ज्योतिष जो हम देखते हैं, मैक्सिमम जगह पे हम नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप ही फॉलो करते हैं। यस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होगी और जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। तो जैसे हमने कहा, ज्योतिष हमारा बिल्कुल इंडियन साइंस है, उसी का वेस्टर्नाइज जो वर्जन, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके उसको लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानने लग गए। ज्योतिष का, जैसे मैंने कहा, ज्योति प्लस ईश मतलब डिवाइन लाइट, डिवाइन इवैल्यूएशन। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो गया एस्टर प्लस लॉजिक। लॉजिक क्या चीज का लॉजिक? लॉजिक आपके स्टार्स का लॉजिक। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जो भी होता है वो हमारी स्टार्स डिनोट करती है, सब चीज हमारे स्टार्स के द्वारा होता है, इसलिए वो एस्टर प्लस लॉजिक इज एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष हो गया हमारा इंडियन, एस्ट्रोलॉजी हो गया वेस्टर्न। ज्योतिष बिलीव करता है पास्ट लाइफ कर्मास के ऊपर, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी रीबर्थ हुई है, हम इस संसार में वापस से आए हैं क्योंकि हमारे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास थे, हमारे कुछ कार्मिक बैलेंस शीट्स थे जो हम पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए इस लाइफ में वापस आए हैं। तो ज्योतिष हमें आंसर्स देता है व्हाट एंड व्हेन। व्हाट एंड व्हेन, कब होगा, कैसे होगा, और क्या होने वाला है, उसके आंसर्स हमें ज्योतिष देता है। ये हम एक जनरल ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस तो हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं सीख पाते, क्योंकि इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी में भी इतने प्रेडिक्शंस है, ऐसा सिस्टम वाले प्रेडिक्शंस हम इसमें नहीं करते, लेकिन यस, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग की अनफोल्ड हो जाती है। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा असेंडेंट। असेंडेंट इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि असेंडेंट आपका वो है, असेंडेंट क्या होता है? आपका वो जो नंबर जो आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, कोई प्लैनेट बैठा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई नंबर एक लिखा हुआ है, वो आपका जोडियाक होता है, उसी को हम असेंडेंट बोलते हैं। और इंसान बिल्कुल अपने असेंडेंट की तरह ही बिहेव करता है। उसके अलावा अगर उसमें कोई प्लैनेट है तो उस प्लैनेट के गुण भी उस इंसान में आएंगे, लेकिन उसका जो असेंडेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इंसान बिल्कुल उस तरह से बिहेव करता है, ये चीजें हम बिल्कुल इसमें देखते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जिस ऑर्डर में हमें उसे लर्न करना होता है, तो हमारे प्लैनेट्स का जो ऑर्डर होता है आप लोग सब लिख सकते हैं उसको। सबसे पहले आता है हमारा प्लैनेट केतु, फिर आता है वीनस, फिर आता है सन, फिर मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, और फिर मर्क्यूरी। ओके। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे 12 घरों से। जो हमारे 12 हाउसेस होते हैं उसमें हर हाउस का क्या मतलब होता है। हाँ जी, रोहित बताएं। मैम, ये प्लैनेट्स का हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, बताएंगे प्लीज? हाँ, जैसे केतु क्योंकि को तो केतु ही हम कहते हैं, हाँ, हाँ। वीनस को हम कहते हैं शुक्र, सन को हम कहते हैं सूर्य, मून को चंद्रमा। अभी ये आप लिख लो, लेकिन प्लैनेट्स के ऊपर जब हम फिर से आएंगे तो हम वापस से भी बताएंगे। मार्स का हो गया मंगल,
राहु को हम राहु ही कहते हैं। जुपिटर यानी कि हमारा देवगुरु बृहस्पति। सैटर्न का शनि। मर्क्यूरी मतलब बुध। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट हाउस जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट हाउस खुद का होता है, सेल्फ का होता है, उसको हम लग्न भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस हमको क्या बताता है? फर्स्ट हाउस को अकॉर्डिंग टू अवर एस्ट्रोलॉजी उसको कहा जाता है तनुर्भाव। तनुर्भाव मतलब खुद का भाव, वो इंसान के बारे में बताएगा, वो इंसान कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। आप लोग सब कभी ना कभी किसी ज्योतिषी के पास गए होंगे, तो जहाँ पे होता है कि आप अपनी चार्ट नहीं दिखा रहे हो, सपोज बच्चे की चार्ट दिखा रहे हो या हस्बैंड की चार्ट दिखा रहे हो, कैसे हो, फट से देखते ही बोल देते हैं आपके हस्बैंड थोड़े से हेल्दी होंगे, कंप्लेक्शन थोड़ा डार्क होगा, एंड उनके सर के बाल उड़े हुए होंगे, कुछ इस तरह की बातें वो लोग बोल देते हैं। तो फर्स्ट हाउस ये बताता है कि वो इंसान कैसा होगा, उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, टेम्परामेंट कैसा होगा, शांत स्वभाव का होगा, गुस्सा वाला होगा, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होगी। ये वाला हाउस हमें ये भी बता सकता है। मतलब फर्स्ट हाउस में जो भी आपका रहेगा, नंबर रहेगा, वो इंसान बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करता है। फिजिकल कंस्टिट्यूशन कैसा होगा उस इंसान का, मोटा होगा, पतला होगा, मीडियम रहेगा, लंबा होगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा, ये सारी चीजें ज्योतिष इज लाइक रीडिंग अ पर्सन लाइक एन ओपन बुक। फर्स्ट हाउस क्या होता है? हम उसको कहते हैं हमारा सोल, आत्मा कारक। उसको हम आत्मा कारक भी बोलते हैं। वो इंसान के एटीट्यूड, उसके बिहेवियर के बारे में भी बताता है। आप लोग के सबके पास में एस्ट्रो सेज होगा ना, तो उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपनी कुंडली खोल लीजिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा 12 घरों के बारे में पढ़ते हैं। आधा 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 घंटा हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सबका कुंडली हम लोग एनालाइज करेंगे, तो थिंग्स वुड बी मोर क्लियर। ठीक है ना? दी एस्ट्रो स्टेज डाउनलोड कर ले। हाँ, एस्ट्रो सेज इज मतलब वो फ्री ऐप है ना, इसलिए ओके। अगर आप लोग उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो जो उसमें आता है कुंडली जो बनता है वो करेक्ट बनता है उसका। मैम, मेरा ये एस्ट्रो टॉक का ऑलरेडी डाउनलोड करके किया हुआ है, उससे नहीं करे? उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है उससे। अच्छा, फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे अर्ली चाइल्डहुड को भी दिखाता है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब इंसान के जन्म से लेकर जब तक वो स्कूल जाना शुरू करता है, मतलब किंडरगार्टन तक की जो उसकी जर्नी होती है, उसके बारे में भी हमारे फर्स्ट हाउस से ही हमें पता चलता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत लेट से स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो मतलब काफी जल्दी स्कूल चल जाते हैं, कुछ होते हैं कि जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तभी उनके पेरेंट्स का शिफ्ट हो गए, पापा का ट्रांसफर हो गया। तो हमारा अर्ली चाइल्डहुड कैसा, बच्चा मम्मी पापा के पास रह रहा है, दादा दादी के पास रह रहा है, हॉस्टल भेज दिया गया उसको, बॉर्न होते ही उसकी इधर उधर पेरेंट्स की डेथ हो गई, मम्मी चल बसी जन्म देने के समय में। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम सिर्फ फर्स्ट हाउस देख के बता सकते हैं कि यस, इस इंसान की लाइफ में ऐसी इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है। अच्छा, अब जो भी हमारे ये घर है ना, इनसे हम हमारी बॉडी को भी रिलेट कर सकते हैं। बॉडी के कौन से पार्ट्स एक एक हाउस के अंडर में आते हैं, वो भी हम यहाँ से रिलेट करके उसके बारे में समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो बॉडी पार्ट्स आते हैं, वो सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन, उसके बाद आता है हमारा स्कल, और हमारी ओवरऑल होल बॉडी भी हमारे फर्स्ट हाउस से देखी जाती, तभी तो हम उस इंसान के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ से समझ पाते हैं। यहाँ तक कि इंसान का कंप्लेक्शन कैसा होगा वो भी हम फर्स्ट हाउस से देख के बता सकते हैं। जिसके फर्स्ट हाउस में मून
प्लैनेट मून बैठा हुआ है या फिर मून की राशि बैठी हुई है, वो इंसान का कंप्लेक्शन बहुत क्लियर होगा, गोरा होगा वो पर्सन। कुछ बच्चे होते हैं ना, एकदम दूध की तरह बॉर्न होते हैं एकदम। फर्स्ट हाउस मून से कनेक्शन होने से ही वो पर्सन हमें समझ में आ जाएगा, गोरा हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। जैसे जैसे हम और डीप इसके अंदर जाते हैं, इट्स लाइक रीडिंग अ पर्सन लाइक एन ओपन बुक, जैसा कि मैंने कहा। यस। उसके बाद हम आते हैं सेकंड हाउस पे। फर्स्ट हाउस जैसे हमने देखा हमारा हमारा अपना हाउस है। तो इंसान जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले किसकी मदद की जरूरत पड़ती है? परिवार की मदद की जरूरत पड़ती है, फैमिली चाहिए होती है उसको। तो सेकंड हाउस अब हमारा हो गया फैमिली। तो फैमिली कैसी है? फैमिली साधन संपन्न फैमिली है, फैमिली का फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, या किस किस तरह की फैमिली है? तो हमारी फैमिली के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ। आप लोग देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक एक मिनट प्लीज। एक सेकंड आप लोग मुझे एक्सक्यूज करना, कोई एक ओटीपी मैं दे रही हूँ, बैंक वाला है। हाँ, एक सेकंड। थैंक्स फॉर द पेशेंस। तो सेकंड हाउस में हम देखते हैं हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कैसी है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारे पास वेल्थ में लिक्विड वेल्थ कैसी है, जो वेल्थ इजीली लिक्विडेट हो जाए एक्यूमुलेटेड वेल्थ में, उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, किसी भी तरह का आपके पास एक्सपेंसिव मेटल जैसे सोना चांदी, ज्वेलरी एक्सेट्रा हो गई, जो कि इजीली लिक्विडेट हो सकता है। प्रेशियस स्टोन्स हो गए, पर्ल्स हो गए, जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स, उस तरह की चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड हाउस इज ऑल्सो द हाउस फॉर स्पीच। इंसान की बोली कैसी होगी? जैसे कुछ लोग होते हैं इतना सुंदर बोलते हैं, वेरी ब्यूटीफुली दे फैब्रिकेट ईच एंड एवरीथिंग, शुगर कोट करके बोलेंगे, बहुत घुमा फिरा के उन लोग को बात करना आता है। और कुछ लोग होंगे एकदम कड़वा तीखा रूड, ऐसा बोलेंगे कि एकदम सिंपल बात भी बोलेंगे ना तो लगेगा कि भगवान ये कितना चिल्ला रहा है, ये किस तरह से एक्यूज कर रहा है, मुझे मुझे ब्लेम दे रहा है। कुछ लोग हमेशा कंप्लेनिंग टोन में ही बात करते हैं, कुछ बहुत ही हार्श होते हैं। सेकंड हाउस में अगर राहु और सैटर्न बैठा हुआ हो तो वो इंसान ऐसे लड़ता झगड़ता सा ही बोलेगा, बहुत हार्श बात बोलेगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सामने वाले को हर्ट करने के इंटेंशन से ही बोलेगा। तो सेकंड हाउस में क्या आता है? ऑल दैट वी ओन, हमारे जो पोजेशंस होते हैं वो मटेरियल गुड्स, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ये हमारे स्पीच का भी कारक है, ये हमारे रिलेशनशिप का भी कारक है, क्योंकि फैमिली, इमीडिएट फैमिली जो होती है, मतलब जो एकदम फर्स्ट ब्लड रिलेशन होते हैं, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इमीडिएट फैमिली जो होगी वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। ये हमारे टेस्ट का भी कारक है, जैसे ये हमारी स्पीच का कारक है, सेकंड हाउस हमारे टेस्ट का भी कारक है। इंसान का टेस्ट कैसा होगा? क्या उसको, घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन जो बच्चा अभी बॉर्न हुआ, हल्का हल्का बड़ा हो रहा है, उसको अब नॉनवेज का एक इंक्लिनेशन हो गया, वो घर से बाहर गया किसी के साथ, उसने नॉनवेज खाया, टेस्ट किया, अब उसको नॉनवेज का चस्का लग गया। वो इंसान स्मोकिंग कर सकता है, ड्रिंकिंग कर सकता है।
हमारे टेस्ट का भी कारक होता है। कोई जैसा प्लैनेट या जैसी राशि वहां बैठी हुई होगी, वो इंसान का टुवर्ड्स फूड, उसका बिहेवियर, उसकी चॉइस बिल्कुल वैसी ही होगी। अगर सात्विक प्लैनेट बैठा हुआ है, सात्विक प्लैनेट की राशि बैठी हुई है, तो उसी तरह का भोजन उसको पसंद होगा, सिंपल भोजन पसंद होगा। अगर उस तरह का कोई क्रूर प्लैनेट बैठा हुआ है, उसी तरह का उसका होगा, भोजन पसंद होगा उसको। हम लोग हाउसेस करने के बाद जब प्लैनेट्स पे आएंगे तो मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगी मैलेफिक प्लैनेट्स, बेनिफिक प्लैनेट्स एंड क्रूर प्लैनेट ऑल्सो। सन हमारे क्रूर प्लैनेट में आता है, मैलेफिक और बेनिफिक में नहीं आता, वो क्रूर प्लैनेट में आता है। क्रूर क्यों आता है? क्योंकि सन एक राजा है, तो वो बहुत ही हार्श प्लैनेट है। राजा कभी भी तेरा मेरा अपना पराया नहीं देखेगा, उसके सामने उसका बेटा भी होगा तो भी वो उसे पनिशमेंट देगा अगर उसने कोई गलती की हो, तो राजा का वही काम है। तो वो क्रूर प्लैनेट है। ठीक है, तो हम लोग इससे ऐसे देखते हैं कि सेकंड हाउस में हमारा क्या आता है, सेकंड हाउस में हमारी ये सारी चीजें आती है। आप लोग का किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल आप लोग मेरे से बीच में पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन ऑलवेज मेक इट अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव सेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही बोलूंगी और आप लोग ही सुनोगे बस खाली, इट्स नॉट दैट। मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मेरे को लगता है कि कुछ मिस हो गया होगा। नहीं, हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। ओके। मैं मेडिटेशन से ही शुरुआत की थी, बिकॉज कोई भी नया सेशन होता है तो मैं उसकी शुरुआत मेडिटेशन से ही करती हूँ। ओके मैम। हाँ जी। एंड मैम थोड़ा सा आप बताइएगा ना कि एस्ट्रोलॉजी से मतलब किस तरह का, क्या हम लोग, जैसे आपने बोला कि सब कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हाँ तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स हाँ हाँ, बताइएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल, जैसे जैसे मैं आप लोग को जो जो चीज पढ़ाऊंगी ना, जी। उससे क्या क्या प्रेडिक्शंस आएगा, तो इसलिए अभी मैं एक बार कुछ हाउसेस आप लोग को पढ़ा लूँ। अभी कितना बचा है हमारे पास? 7:15 बजे, 15 मिनट्स में आप लोग को और पढ़ाऊँ, फिर जैसे आप लोग 4 जन हो तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपनी अपनी कुंडली से वो हाउसेस से अपने बारे में प्रेडिक्शंस आप लोग दे पाओगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरह का इंसान को स्वभाव होगा, उसके उसके लाइफ में काम भी वो उसी तरह से करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड हाउस में किसी के राहु बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ, तो जैसे मैंने कहा उसकी स्पीच थोड़ी सी तीखी होगी, कर्कश वाणी होगी उसके। सैटर्न मतलब कर्कश वाणी। सन अगर होगा तो वो अथॉरिटेटिव होगा, वो हमेशा ऑर्डर देते हुए बात करेगा। छोटा बच्चा भी होगा ना, दादी को बोलेगा, माँ पानी देना एक गिलास। इस तरह के हम सुनते हैं घरों में, इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं। वेरस उसकी जगह अगर शुक्राचार्य होगा, मतलब शुक्र होगा, या फिर जुपिटर होगा, बृहस्पति होगा, तो वो हमेशा बहुत सलीके से बात करेगा। अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस है, पहली बात तो वो औरों को ऑर्डर ही नहीं देगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सर्कमस्टेंस है तो वो बहुत प्यार से बोलेगा कि क्या आप प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, या मेरा ऐसा कुछ है, मतलब स्टाइल चेंज हो गया ना। सो वी अंडरस्टैंड कि वो इंसान कैसा है। सेकंड हाउस जो था, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पहला हाउस था हमारा धनुर्भाव, सेकंड हाउस है हमारा धन भाव। धन में यहाँ पे नॉलेज भी आती है। ये इंसान कोई भी चीज के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि नॉलेज भी हमारे लिए धन माना जाता है। जब ये साइंस, तो ये आज का साइंस नहीं, ये तो काफी पुराना साइंस है। तो उस समय लोग एक्चुअली नॉलेज को, विद्या को धन मानते थे। विद्या ही धन है, इस तरह से लोगों की थिंकिंग होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास में नॉलेज ऑल्सो इज कंसिडर्ड। तो ये इंसान के, इसके पास जो भी प्लेनेट बैठा होगा, ये उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज गेन करके ही वो काम आगे करेगा। नाउ वी कम टू द, अभी आप लोग सिर्फ हाउसेस पे ध्यान दो कि कौन सा हाउस क्या बताता है, उसके बाद चीजें आप लोग को अपने आप ही समझ में आ जाएगी। पहला घर में हमने देखा इंसान खुद है, सेकंड घर में हम देखा वो बड़ा हो गया तो उसको परिवार का सपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो अब वो ग्रो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये पर्सन। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस को हम लोग बोलते हैं जैसे भ्रातृ भाव। भ्रातृ भाव मतलब हमारे भाई बहनों का हाउस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का हाउस। अब वो बड़ा हो गया तो उसके भाई बहन पिक्चर में आ गए। इस हाउस को हम पराक्रम भाव भी बोलते हैं।
पराक्रम यानी कि करेज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये तो बहुत ही हिम्मती है, लाइफ में तो टफ सिचुएशंस आए लेकिन किसी चीज से नहीं डरा। जैसे राजा कोई जंगल से क्रॉस कर रहा था, वहां पे अचानक से उसके सामने डाकू आ गए, राजा बिल्कुल नहीं डरा, उसने अपनी तलवार निकाल के, जैसे हम लोग हिंदी मूवीज का ही एग्जाम्पल ले लो, हीरो ने डिशुम डिशुम करके सबको मार डाला एंड हीरोइन को लेके वहां से भाग गया। पराक्रम भाव, किसमें कितना करेज होगा, कौन अपनी लाइफ का हीरो है। पराक्रम भाव इज सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस। इट इज ऑल्सो नोन एज ए भ्रातृ भाव, यानी कि आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का हाउस भी ये होता है। तो ये सेंस, ये इसमें दो तरह के भाव है, पराक्रम भाव और भ्रातृ भाव, दो तरह के भाव है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे भ्रातृ भाव का, मतलब हमारे भाई बहनों का हाउस है। तो भाई बहनों के साथ में उस इंसान के कैसी बनेगी, भाई बहन के साथ उसका कैसा कनेक्शन रहेगा, भाई बहन उसके लिए कैसा सोचते हैं, वो अपने भाई बहनों के लिए कितना सोचता है। जैसे हिंदी मूवीज में हम अक्सर देखते हैं ना, एक बड़ा भाई, माँ बाप मरते मरते उसको बोल गए भाई तुम इन सबका ध्यान रखना। अमिताभ का एक मूवी आया था ऐसे, वो सबकी शादी करते ही रह गया, खुद कुमारा रह गया, उसने ना अपनी शादी की ना अपना घर बसाया। नहीं, अमिताभ ने, राजेश खन्ना का एक मूवी आया था ऐसा। एंड फिर अल्टीमेटली जो भी बहन भाई थे वो उसको डिच कर देते। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से हमें पता चलता है कि वो इंसान के साथ में इस तरह की कोई चीजें होंगी कि नहीं होंगी। पराक्रम भाव है तो हम कहेंगे इंसान के इंसान अपनी लाइफ में कितना पराक्रम में है, मतलब कितने एफर्ट्स वो डाल रहा है आगे बढ़ने के लिए, कितना करेज है उसमें अपना रास्ता खुद चूज करने का, तो वो अपने कितने एफर्ट्स डाल रहा है। इसको हम लोग एफर्ट्स का हाउस भी बोलते हैं, मेहनत का हाउस भी बोलते हैं, डिजायर्स का हाउस भी बोलते हैं हम इसको। किसी के मन में इच्छा होगी, आगे बढ़ने की डिजायर होगी, तभी तो वो उसके पीछे मेहनत करेगा ना, इसलिए इसको हम पराक्रम भाव बोलते हैं। ये घर हमारे नेबर्स का भी हाउस है। हमारा नेबरहुड कैसा होगा, क्या आपका आपका पड़ोसी बहुत अच्छा है, या फिर अपने पड़ोसी से बिल्कुल परेशान हो, वो हर दिन अपनी गाड़ी आपकी पार्किंग एरिया में पार्क कर देता है। एक मूवी आई थी ना ऐसी, गाड़ी पार्क करते करते वो लोग मरने मरने पे आ गए थे, बिल्कुल जी पे था कि किसी हॉटस्टार पे था। हिंदी मूवीज आर अ क्लासिक एग्जाम्पल इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बोथ। हमारे पास सारे लाइफ इवेंट्स हमको वहां से मिल जाते हैं। ये हमारी शॉर्ट जर्नीज का भी हाउस है। कुछ लोग होते हैं ना छोटी छोटी जर्नीज करती रहते हैं, एक जगह घूम के आए, कभी कुंभ नहा के आए, अभी वापस अयोध्या का टिकट बन गया। शॉर्ट जर्नीज का भी हाउस। और इस तरह से काफी सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मीडिया एंड जर्नलिज्म, पब्लिशिंग एंड राइटिंग, इस तरह की ये जो भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं। सेकंड हाउस में भी हमने देखा था कि वो इंसान कैसी बात करेगा, उसके पास कितनी नॉलेज होगी। नॉलेज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है साथ में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आएगा यहाँ पे लिखने पढ़ने वाला कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा है या आपका वीजा नहीं बन रहा है, वी हैव टू चेक द थर्ड हाउस कि भाई थर्ड हाउस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो वहां से नहीं हो रहा है। मतलब इसको हम डॉक्यूमेंटेशन का हाउस भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन है तो साथ ही साथ ये नेटवर्किंग का भी हाउस हो गया। इंसान कितना अच्छा नेटवर्किंग करना चाहता है औरों के साथ, या फिर वो बिल्कुल अपने आप में ही रहना चाहता है। पब्लिकेशन, पब्लिशिंग एंड राइटिंग, आईटी टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट, टूरिज्म, किसी भी चीज में हम थर्ड हाउस को यहाँ पे देखते हैं। सेकंड हाउस में जैसे हमने स्पीच देखा था, तो हमारा टंग वहां पे आ गया, टंग एंड थ्रोट वहां पिक्चर में आ गया। वो बॉडी पार्ट मैंने वहां पे ऐसे क्लियरली नहीं बताया था, टंग एंड थ्रोट हमारा पिक्चर में आ गया, मतलब हमारा ईएनटी वाला चीज वहां पे आ जाता है। थर्ड हाउस जब हम देखते हैं, जो हमारे सिबलिंग्स और हमारे नेबर्स और हमारे अगेन हमारे कनेक्शन कम्युनिकेशन का हाउस है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा ईएनटी आया
लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा नेक एंड शोल्डर भी आ गया, क्योंकि पराक्रम भाव है। पराक्रम करने के लिए, करेज के लिए इंसान को यूज करने पड़ते हैं अपने हाथ। तो हमारे हैंड्स भी यहाँ पे आ गए, हाथ जुड़े होते हैं आपके कंधे से, जिसके ऊपर आप जिम्मेदारी लेते हो। हमारा एस्ट्रोलॉजी जो है ना, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। इसमें एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड वी अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली फ्रॉम हिम। तो हमारा शोल्डर, कॉलर बोन, हमारे आर्म्स, हमारा हाथ, हमारा विंड पाइप, सब चीज हमारे थर्ड हाउस में आ जाती है। क्लियर टू एवरीवन? ओके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस जो है फोर्थ हाउस, जिसको हम कहते हैं माँ का घर, मातृ भाव या फिर सुख भाव भी इसे कहते हैं। घर मतलब माँ, और माँ मतलब घर। इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए या फिर कितना भी छोटा रहे, सबको माँ चाहिए। माँ के बिना हम कोई भी अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते, चाहे वो फीमेल हो, ब्याई हुई फीमेल हो, ब्याया हुआ बेटा हो, चाहे बूढ़ा इंसान हो, चाहे छोटा बच्चा हो। तो फोर्थ हाउस इज माँ। जब हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी का जस्ट एक बीच में, मुझे लग रहा है थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो बीच में एक जोक मारते हैं। हम लोग जब ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, काफी सालों पहले की बात हो गई, तो हम लोग को सर ने बोला अब से अपनी लाइफ में आप सब चीज हाउसेस के हिसाब से बात करो, तो आप लोग को हाउसेस लर्न हो जाएंगे। ठीक है। तो मम्मी को देखते ही बोलते थे फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। तो मम्मी बोलती थी क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे मम्मी, टू नंबर, टू नंबर। तुम लोग कुछ माथा में गड़बड़ है। तो चौथा घर हमारा हो गया माँ का घर। तो माँ मतलब घर, और घर मतलब माँ, तो ये हमारे घर को भी दिखाता है। मतलब करंटली आप जिस भी घर में रह रहे हो, चाहे वो अपना खरीदा हुआ घर हो, रेंटेड प्रॉपर्टी हो, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो, ससुराल का घर हो, पीहर का घर हो, मतलब कैसा भी आप, जो भी घर में आप करंटली रह रहे हो, ये आपके उस घर को दिखाता है। तो अगर आपको देखना करंटली, तो भाई सपोज आपको ही बोलेगा कि भाई मैं तो 6 महीना से मतलब अपनी जो भी घर था, सपोज इंडिया में किसी का घर है, 6 महीना से वो यूएस गया हुआ है किसी काम के लिए, तो मैं गया हुआ हूँ, तो मैं किस घर को देखूं? तो भाई वो फिर भी वो अपने फोर्थ हाउस को ही देखेगा, क्योंकि 6 महीना से वहां रह रहे करंटली। तो उसके लिए 4 नंबर घर ही उसका करंट घर होगा। तो उस घर में जो भी चीजें हैं, उस घर के हिसाब से, उस 4 नंबर घर के हिसाब की चीजें आपको समझ में आएगी वहां पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं घर, तो ये क्या है? आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें आता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल होती है, वो आपकी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। उसके अलावा आपका जो भी व्हीकल्स होता है, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। यहाँ तक कि किसी की गाड़ी का शोरूम भी होगा ना, तो वो हमको फोर्थ हाउस से समझ में आएगा, बंदे का गाड़ी का शोरूम होगा कि इसके पास एक अपनी छोटी गाड़ी होगी। ये सुख भाव है, तो ये हमारी हैप्पीनेस का भी हाउस है, कंटेंटमेंट का हाउस है, कि हम कंटेंटमेंट है, मतलब हम वहां पे खुश होते हैं जाके, हमें अच्छा लगता है। अब कुछ लोग होते हैं ना, बोले कि भाई हम सारा दुनिया घूम के आ गए, लेकिन हमको मन की शांति हमको घर में आके ही मिलती। वेयर एज कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, सिंस ऑल ऑफ यू आर इनटू ऑकल्ट। आई थिंक रोहित ऑल्सो, आप ऑकल्ट में, ऑकल्ट का आपका ये फर्स्ट क्लास है। एस्ट्रोलॉजी में, यस। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इसमें प्लानिक और विपासना किया है, मेडिटेशन वाला था वो। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज है, प्राणिक एवं हाँ। विपासना की है, तो नॉलेज है आपके हाँ, पास। हिंट्स है, हाँ। हाँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई हमको घर से बाहर जाके शांति मिलती है। मेरे घर में तो जब देखो तब कोई ना कोई का माथा पच्ची होता ही रहता है, कोई ना कोई झमेला झगड़ा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। झगड़ा वाला प्लेनेट कौन सा? वी ऑल नो वाया न्यूमरोलॉजी, मार्स। चौथे घर में अगर मार्स बैठा हुआ है, तो घर में रौनक बनी भी रहेगी। हम लोग ऐसे नहीं बोलते झगड़ा होगा, बिकॉज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, नो प्लैनेट इज नेगेटिव। वो आप खुद लिखा के लाए हो ऊपर से, आप खुद लिखा के लाए, आपने खुद ने चूज किया ऐसा घर जहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, तो घर में रौनक बनी हुई रहेगी। लोगों का आना जाना, उथल पुथल, बर्तनों का बजना, लोगों की आवाजें, उस घर के लोग भी काफी जोर जोर बात करेंगे। फोर्थ हाउस में मार्स है अगर, रौनक बनी हुई रहेगी। यस।
ये हमारे कंफर्ट्स एंड लग्जरीज का हाउस है, 4 नंबर हाउस। एंड सुख स्थान हम इसको इसलिए बोलते हैं, मन की शांति इंसान को यहीं पे आके मिलती है, कैपेसिटी टू रेस्ट एंड रिलैक्स। तो ये हमारी जर्नी दिखाता है फ्रॉम वोम टू टोम। तो वोम क्या होता है? वोम हमारी माँ का जो घर, माँ के पेट में जिसमें हम रहते हैं, मदर नेचर, आवर ड्वेलिंग प्लेस, एंड फ्रॉम वेयर वी ओरिजिनेट। ये हमें ये भी क्लू देता है कि कर्मा जो हमें इस जन्म में भोगने हैं, उसका भी हमें एक क्लू यहाँ से मिल जाता है। फोर्थ हाउस हमें फॉर्मल एजुकेशन, जो क्लास 12 तक एजुकेशन है, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो उसके लिए भी फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या हम बोलते हैं, बच्चे की पहली टीचर उसकी अपनी माँ होती है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो जैसे रोहित ने कहा कि उन्होंने प्राणिक हीलिंग की है, विपासना की। विपासना सबके लिए करना पॉसिबल ही नहीं होता है। दे आर द चोजन वंस हु कैन एंटर इनटू विपासना। तो अगर छोटी सी उम्र में आपने विपासना की तो डेफिनेटली आपके फोर्थ हाउस में कोई ना कोई एक ऐसा प्लैनेट जरूर पोस्टेड होगा जिसकी वजह से आप विपासना कर पाए, छोटी उम्र में विपासना ब्लैंक कर है। पाए। हाँ जी। ब्लैंक है। नंबर कौन सा है? नंबर? फोर, फोर में कोई नहीं है, प्लेनेट कोई नहीं है। प्लैनेट नंबर लिखा हुआ होगा उसमें एक तो। फोर लिखा हुआ है, फोर। 4 में 4 लिखा हुआ है। एक सेकंड, अच्छा, उसके हिसाब से एट लिखा हुआ है। और 8 वहां, लिखा हुआ है ना? हाँ, हाँ, 8 लिखा हुआ है, तो मतलब वो स्कॉर्पियो से मार्स है, मतलब आपके फोर्थ हाउस में मार्स का इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे, जैसे देखिए, आप यहाँ देखिए, एक जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ नंबर 1, ऐसे दिखाएं एक आपके बार। 4 में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मैं आप लोग का एस्ट्रो सेज यहीं पे खोल दूंगी अभी यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो ये हमने किया नंबर 4 तक। अब आप लोग बताइए, नंबर 4 तक किसी को कोई डाउट है? ये हम थोड़े एग्जाम्पल्स ले ले तो क्लियर हो जाएगी चीजें हमारे लिए। ना एक्चुअली यहाँ डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके उसमें जो चार्ट्स में है, हम्म। जहाँ पे फोर आपका हाईलाइटेड है, वहां पे मेरा एट दिखा रहा है इस चार्ट में, एस्ट्रोटॉक वाले ये उस तो चार्ट मैंने में। काल पुरुष की कुंडली ली है ना, जो मतलब एक स्टैंडर्ड कुंडली होती है उसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। तो ये मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है। काल पुरुष की कुंडली में 1 से ही शुरू होता है। नहीं और नहीं, ये जो द हमारे द 12 घर, प्लेसमेंट, द प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स, जहाँ पे आपका ये फोर प्लेसमेंट प्लेस्ड है। नंबर्स, ये सबका अलग अलग होता है। इसको काल ओ, पुरुष कुंडली बोलते हैं। काल पुरुष कुंडली में ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है हमारा। नॉर्थ हाँ, इंडियन कुंडली हम लोग बोलते हैं, और इसमें ये 1 से शुरू होता है। लेकिन अच्छा, आइडियली किसी का भी 1 से शुरू नहीं होता है, सबका अलग अलग शुरू होता है, क्योंकि सबका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो अलग अलग होता है ना। कुछ लोगों का होता भी, कुछ चैट्स मैंने ऐसी भी देखी है जहां से ये ऐसे भी शुरू होता है। ठीक है, कुछ लोगों का वैसे भी शुरू होता है। इट्स नॉट दैट कि किसी का भी शुरू नहीं होता है, कुछ लोगों का वैसे भी शुरू होता है। तो आप लोग सब एस्ट्रो सेज से अपनी अपनी चार्ट लगाए हो? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए खोल देती हूँ। आप लोग मुझे 1 मिनट का समय दो।